गुड आफ्टरनून। देखिए अभी कुछ देर पहले एक बच्चे ने 2 डाउट्स भेजे हैं, तो पहले तो हम वही 2 सवाल लेते हैं, वहीं से हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं आज की। एक तो है ये क्वेश्चन नंबर 35, पेज नंबर 82। HCV पेज नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कुछ ऐसा सा डायग्राम दे रखा आपको कि ये 30 डिग्री एंगल है, यहाँ पे एक पुली है, यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास है 500 ग्राम, इस तरह से। इसके ऊपर एक 100 ग्राम का ये बॉक्स है, और देन यहाँ एक और पुली है फिक्स है, और इसके ऊपर ये 50 ग्राम का ये बॉक्स है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 500 ग्राम ब्लॉक। 500 ग्राम ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपको बताना है क्या होगा। तो एक सिंगल इक्वेशन से भी आप इस तरह की चीजें सोल्व कर सकते हैं। कैसे कैसे एक सिंगल इक्वेशन से किस तरह से आप ये निकाल सकते हैं। देखो, आप ये मोशन होगा, इधर 500 ग्राम का भारी मास है, उधर कम मास है, तो ये ऐसे आएगा। मान लो इसकी एक्सेलरेशन है a, तो अगर इसकी एक्सेलरेशन a है, ये पुलिस रेस्ट पे है, तो ये भी ऊपर a से चलेगा और ये भी ऊपर a से चलेगा। ठीक है। अब देखो, इसमें केवल और केवल आप इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस निकाल लो। इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस, टेंशन को हटाओ, वो इंटरनल फोर्स है। डायरेक्ट मतलब एक इक्वेशन से कैसे ये सोल्व होगा वो हम देख रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में अगर देखा जाए 500 ग्राम मतलब हाफ ग्राम, तो एक तो इसका m1g, m1 हाफ है मतलब g/2, g/2 तो ये हुआ। अच्छा, इसका जो मास है वो ये 1/10 है, तो g/10 इधर है, तो g/10 का ये कंपोनेंट आएगा g/10 sin 30, एंड sin 30 इज 1/20। सो इधर जो वेट का कंपोनेंट आया दैट इज g/20, जिसको अपोज कर रहा है। और इसका पूरा पूरा वेट नीचे ही है 50 ग्राम, मतलब 1/20, 50/1000, तो mg/20, तो g/20 ये हो गया नीचे की तरफ। तो इसको देखा जाए तो अलोंग द मोशन जो चलाने वाला फोर्स है दैट इज g/2, तो नीचे की तरफ है, माइनस g/20 एंड माइनस g/20। एलसीएम आया 20, 10g माइनस g, 8g/20। ये तो जो फोर्स है जो इसको अलोंग द मोशन लेके चलेगा। अब नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू टोटल मास। टोटल मास है 500 और 100, 600, 650 ग्राम। 650 ग्राम मतलब 650/1000, और इंटू ए। एक जीरो से एक जीरो गई, 20 से 5 गया, 5 से 13 बार गया, तो यहां से ए आ रहा है 8g/13, 8g/13। अभी बताओ ये आ गया क्या समझ, पहला सवाल? यस सर। ठीक है। किसने पूछा है? विवेक, आपने पूछा? किसने यस पूछा? सर। ठीक है। बाकियों को भी ये क्लियर हुआ एक सिंगल इक्वेशन में कैसे ये ए निकलेगा? यस सर।
देखो आप इक्वेशन और भी बढ़ा सकते थे, इसकी अलग बनाई, इसकी अलग बनाई, इसकी अलग बनाई, फिर वो टेंशन गायब करेंगे। एक अकेली इक्वेशन आप अलोंग द मोशन लगा के ऐसे इनको गायब कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया। और दूसरा जो आपने सवाल पूछा है क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। HCV पेज नंबर 80 एंड क्वेश्चन नंबर 15, इस पे हम आते हैं। पेज नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 15। A person is standing on a weighing machine placed on the floor of an elevator. वेइंग मशीन पे एक इंसान है और जो उस एलिवेटर के फ्लोर पे है। ठीक है, द एलिवेटर स्टार्ट्स गोइंग अप विद सम एक्सेलरेशन, मूव्स अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर अ व्हाइल एंड फाइनली डिसेलेरेट्स टू स्टॉप। देखिए ये एलिवेटर हमने लिया, उसके अंदर ये वेइंग मशीन है। शुरू में वेइंग मशीन एक्सेलरेट करती है, उसके बाद वेइंग मशीन कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है तो एक्सेलरेशन 0 है, और उसके बाद वेइंग मशीन रिटार्ड करती है, मतलब एक्सेलरेशन नीचे है। ये है। तो हम एक चीज तो जानते हैं ना, जब वेइंग मशीन तो नॉर्मल रिएक्शन रीड करती है, इस वक्त नॉर्मल ज्यादा होगा, इस वक्त जो नॉर्मल होगा दैट विल बी mg प्लस ma। आप न्यूटन्स लॉ इंसान पे लगा के देख लो, ये होगा। इस वक्त जो नॉर्मल होगा वो mg के बराबर होगा, और इस वक्त जो नॉर्मल होगा दैट विल बी mg माइनस ma। तो ये वेइंग मशीन की रीडिंग्स आनी है। ये लिखता है कि द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेट रिकॉर्डेड आर 72 एंड 60 kg, यानी कि यह तो मैक्सिमम है। 72 kg का मतलब है कि 72 g ये इसका वेट है। केजी में वेट होता नहीं, वो किलोग्राम फोर्स में होता है, रिकॉर्डिंग ऐसी होती है। और मिनिमम कितना दे रखा है, शायद 60, तो ये आपका हो गया 60 g। Assuming that the magnitude of acceleration and deceleration are same, find the true weight of the person and the magnitude of acceleration। एक तो एक्सेलरेशन कितना है और एक वेट कितना है, बस यही तो दो चीजें निकालनी है। तो आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। 1 और 2 को ऐड किया तो ma से ma कटा और 2mg बराबर आया 72 एंड 60 132 mg ट्रू वेट ये कितना आ रहा है, 66g आ रहा है। mg आ रहा है 66g, यानी कि जो इसका मास होगा, ट्रू मास 66 kg होगा। अच्छा ये फिर वेट केजी में क्यों दे रहा है ये, क्या वेट केजी में होता है? वेट क्या केजी में होता है क्या, बताओ? वो वेट केजी में नहीं होता, वो केजीएफ में होता है। जब इसने रीडिंग ही ये दी है 60, यानी कि दैट इज 60 kgf, 72 यानी कि kgf किलोग्राम फोर्स, तो आप उसको न्यूटन में बदलने के लिए जी से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मास की रीडिंग तो 66 kg होगी। और दूसरा इसने पूछा है एक्सेलरेशन। अब आप ये 66g किसी में भी पुट करो, वहां से आप एक्सेलरेशन निकाल लोगे। हाँ जी भी बताओ, ये वाला आ गया समझ? यस। ठीक है, चलिए मैंने आपसे ये कहा था कि फॉर रिवीजन पर्पज आप एक तो ये तीन चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव और एटलीस्ट सोल्ड एग्जांपल, वो थोड़े से अलग होते हैं सवाल, वो कर लेते। तो किए क्या आपने ट्राई? पेज नंबर 43 पे क्वेश्चन है सर। पेज नंबर 43। बाकी बच्चे भी ये बुक साथ लेके बैठना भाई। अभी क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा? 8। पेज नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 8 काइनेमेटिक्स का। ये देखिए पेज नंबर 43 एंड क्वेश्चन नंबर 8, इस पे हम आते हैं।
देखो बहुत ज्यादा नए मैटर की बजाय पहली बात जो मैटर हमारे पास है जिसको हम लगातार फॉलो कर रहे हैं वो हम पूरा करें, इसलिए भी ये काम दिया था, ये चीजें हम ना मिस करें। A car is moving at a constant speed of 40 km per hour along a straight road which heads towards a large vertical wall and makes a sharp 90-degree turn by the side of the wall। ये कोई दीवार है सामने, शार्प 90 डिग्री टर्न है और ये कोई रोड है और इस पे कार जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, सामने एक शार्प टर्न है, दीवार है सीधी, ये है। फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। एक फ्लाई है जो 100 किलोमीटर पर आवर से उड़ता है। स्टार्ट्स फ्रॉम द वॉल टुवर्ड्स द कार एट एन इंस्टेंट व्हेन द कार इज 20 किलोमीटर अवे। जब ये कार 20 किलोमीटर दूर थी तो वो फ्लाई यहां से दीवार से उड़ता है और ये फ्लाई इधर चलता है विद द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। फ्लाई चलता है विद द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टुवर्ड्स द कार अंटिल flies until it reaches the glass pane of the car and returns to the wall at the same speed। ये फ्लाई बार बार चक्कर काटता रहता है, ये इसकी तरफ जाएगा, कार की तरफ फिर वापस जाएगा, इस तरह से चक्कर काटता रहता है। उसके बाद इट कंटिन्यूज टू फ्लाई बिटवीन द कार एंड द वॉल। ये लगातार ऐसे चलता रहेगा जब तक गाड़ी 90 डिग्री टर्न ना ले ले। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस पीरियड। फ्लाई ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? देखो फ्लाई कितनी देर चला होगा, पहले आप ये पता लगाओ भाई, ये गाड़ी कितनी देर में वहां पहुंच जाएगी, ये गाड़ी कितनी देर में वहां पहुंच जाएगी? आधे घंटे में। हाँ, टाइम टेकन इज इक्वल टू 20 किलोमीटर तो डिस्टेंस है अपॉन 40 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी 50 किलोमीटर आंसर है, हाफ आवर। तो सुनो, डेल्टा टी इसको आधा घंटा लगा। अब आप इसको छोड़ो, फ्लाई को अगले आधे घंटे तक उड़ना है और कांस्टेंट स्पीड से फ्लाई उड़ रही थी कहीं जाए। जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, वेलोसिटी मत बोलो बिकॉज बार बार वो चेंज हो रही है। स्पीड इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो ये फ्लाई चलेगी 100 किलोमीटर पर आवर से और टाइम इसको लग रहा है आधा घंटा, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्लाई कितना होगा? 50 किलोमीटर। क्या बताओ, ए पार्ट आ गया समझ? ये तो पहले भी आ गया होगा शायद समझ। हाँ भाई, हाँ हर्षित बताओ, ए पार्ट में कोई डाउट? Yes, sir. ठीक है। ये तो इस तरह की चीजें तो कॉमन से होते कई बार, ये जो ए टाइप पार्ट है। अब उसके बाद हाउ मेनी ट्रिप्स हैज इट मेड बिटवीन द कार एंड द वॉल। कार और वॉल के बीच में कितने ट्रिप इसको लगाने पड़ेंगे? सही टेंड्स टू इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा? हाँ, ये इन्फिनिटी ही होता है। इस तरह के सवाल में आप बल्कि अपना आंसर ही याद रखो कि नंबर ऑफ टर्न्स टेंड्स टू कितना आता है? इन्फिनिटी ही आता है। क्यों होगा इन्फिनिटी, अब ये बताओ। सर क्योंकि डिस्टेंस है कितना छोटा हो जाए वो उतनी स्पीड से इस साइड उस साइड होती ही रहेगी बढ़, तो इन्फिनिट टाइम से आ जाएगा। वही है, नंबर ऑफ टर्न्स इनफाइनाइट इसलिए होंगे कि हर बार टर्न इतने टाइम्स कम, इतने टाइम्स कम, इतने टाइम्स कम। तो आप कितने टाइम्स कम करते रहो, जीरो तो कभी नहीं होता है ना, जीरो तो कभी होता ही नहीं है। तो इसलिए ऐसे सवाल जब भी आएंगे उनके नंबर ऑफ टर्न्स इनफाइनाइट ही आने। फिर भी इन्होंने HV ने लगभग आधे पेज पे इसको सोल्व करके दिखा रखा है। ये आधे पेज पे इन्होंने सॉल्यूशन दिया है, कैसे क्या है। जैसे इन्होंने एक टर्न के बाद वो डिस्टेंस निकाली, वो एक पूरे, उसके बाद तो वो आ गई 3/7x, फिर अगली बार उसका क्यूब, फिर अगली बार उसका पावर बढ़ती चलेगी, यानी कि हर बार ये 20 किलोमीटर का 3/7 होता चलेगा। हर बार 20 किलोमीटर जो इनिशियल दूरी थी उसकी 3/7 टाइम्स होती चलेगी हर एक टर्न के बाद। एक टर्न के बाद इतनी, फिर दूसरे के बाद इसका 3/7, फिर इसका 3/7। तो अगर आप इस डिस्टेंस को जीरो करना चाहते हो तो कितनी बार मैं 3/7 से मल्टीप्लाई करूं कि ये जीरो हो जाए? इनफाइनाइट टाइम्स। हर्षित ये बताओ, ये 3/7 वाली बात तो वहां से सॉल्यूशन से समझ आ गई होगी या नहीं, कैसे आया 3/7? Yes, sir. तो अब सुनो, अब बात ये है कि इनके बीच का इनिशियल दूरी थी 20 किलोमीटर।
एक राउंड ट्रिप के बाद ये दूरी इतनी हो जाती है, अगले राउंड ट्रिप के बाद स्क्रीन नहीं दिख रही साहब की, क्या स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही? दिख रही है सर, सही है सर। तो आप फिर नेटवर्क चेक करो, अगर बाकियों को दिख रही है तो मतलब यहाँ से तो ठीक जा रहा है काम। तो ये ऐसे सवालों में, ये जब भी ऐसा होता है ना कि ये एक जीपी बने और उसका कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो, तो आपकी जो इनफाइनाइट वाली टर्म होगी वो 0 बन जाएगी जाके। ठीक है, इन्होंने इसी तरह से इसको एक्सप्लेन भी किया है। देखो एचसीवी के जो सोल्ड एग्जाम्पल होते हैं अच्छे एग्जाम्पल है, मीन्स पूरे जेई एडवांस में आने लायक एग्जाम्पल हैं। और एडवांस की हमें बात नहीं करनी चाहिए, अपना मेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है हमारे लिए, जेई मेंस भी। तो एक चीज तो भाई ये दिमाग में रखो, आप अभी अपने डाउट्स ही बताएंगे, एक चीज ये दिमाग में रखो कि आप जो फॉलो कर रहे हो वो ढंग से फॉलो कीजिए। +1 +2 दोनों में मिला के जो चीज आप फॉलो कर रहे हो उसकी एक एक चीज आप कर लीजिए, उसमें एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट वो ना बचे, है ना। नहीं तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। 20 चीज वहां से की, 2 चीज वहां से की, फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। और बताओ सर, हाँ एब्सोल्यूट मोशन क्या होता है? क्या? रिलेटिव मोशन, एब्सोल्यूट मोशन, अपसर्ड मोशन, एब्सोल्यूट मोशन, एब्सोल्यूट मोशन, एब्सोल्यूट। देखो एब्सोल्यूट टर्म का क्या मतलब होता है, एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू ऑब्जर्वर पे डिपेंड ना करे। एक ऐसी कोई भी क्वांटिटी, जैसे मान लो मैं कहूं इसके पास 5 कूलम चार्ज है, हम 12th में चार्ज पढ़ते हैं, इसके पास 5 कूलम चार्ज है, क्या ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कोई रेस्ट पे रह के बता रहा है, कोई भागते हुए बता रहा है? करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये चार्ज एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। मोशन में क्या होता है कि एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई चीज होती नहीं है, बिकॉज कोई चीज अगर चलेगी तो किसी के लिए तो वो मोशन है, लेकिन उसके साथ साथ कोई चल रहा है तो उसके लिए तो वो ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है ना। इसीलिए कहते हैं कि मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट बट मोशन इज रिलेटिव टर्म। मतलब ये बताया जाता है भाई इसके रिस्पेक्ट में मोशन है और इसके रिस्पेक्ट में मोशन नहीं है। अब आप ये बताओ, आपको कहीं जरूरत पड़ी हो तो वो लाइन पढ़ के बताओ भाई कहाँ इस चीज की जरूरत पड़ी है। सर वो फर्स्ट क्वेश्चन था, किसमें? आंसर पे। इसमें एचसीवी की बात कर रहे हो क्या आप? पेज नंबर बोलो। 28। आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है। क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर में बोल रहे हो क्या आप? क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर। सर पहला सवाल, गैलीलियो वाज पनिश्ड बाय द चर्च फॉर टीचिंग दैट सन इज स्टेशनरी एंड अर्थ मूव्स अराउंड इट. His opponents held the view that the earth is stationary and the sun moves around it. If the absolute motion has no meaning, are the two viewpoints not equally correct or equally wrong? ये कहना चाह रहे हैं कि यार बड़े विवाद चले इस बात में ही। पहले कहा गया कि अर्थ रेस्ट पे है और सन उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, बाद में कहा गया सन रेस्ट पे है और अर्थ उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, एक को पनिशमेंट भी मिल गया इस तरह से। तो ये क्या ये बोलना गलत नहीं है कि वो रेस्ट पे है वो मोशन में? यूं होगा, अर्थ के रेस्पेक्ट में सन मोशन में है और सन के रेस्पेक्ट में अर्थ मोशन में है। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं बताओ, जो मैंने अभी लास्ट में बोला है? सही है सर, बिल्कुल सही है। तो फिर वो विवाद ये नहीं था कि वो रेस्ट पे वो मोशन में। अगर आप अर्थ को रेस्ट पे मानते हो तो बाकी अर्थ के रेस्पेक्ट में सारे प्लेनेट और सारी चीजें मोशन में हैं, लेकिन वो पाथ आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था भाई वो कैसा मोशन है, किस तरह का पाथ है, एक तरह का सिमेट्री नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अगर सन को रेस्ट पे माना गया तो सबका पाथ कैसा मिला सन के अराउंड? इलिप्टिकल। तो बड़ी सी सिमेट्री नजर आई, तो इससे फिर एज्यूम किया गया कि सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स का जो पार्ट है वो। समझ आया क्या था ये भी बात? ठीक है, और बताओ ऐसी कुछ डिस्कशन लेते हैं हम, जो भी चीजें आपके डाउट्स हैं ये इसके एक मिनट सुनो, इसके जस्ट ऊपर जो एक सोल्ड एग्जांपल है गैलीलियो वाले सवाल के ऊपर, इस टाइप के कर रखे हैं ना आपने? रखे ये, और आपको ये भी पता होना चाहिए ये डायरेक्टली जाके ऐसे नहीं मिलते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि ये डायरेक्टली जाके बस ये यहाँ मिल गया, ये डायरेक्टली जाके यहाँ मिल गया, ये डायरेक्टली जाके यहाँ मिल गया।
एक्चुअली ये जो गया है यूं ये सर्कल में घूमता चलता है, और छोटे सर्कल छोटे सर्कल छोटे सर्कल छोटे सर्कल, और तब जाके मिलते हैं ये। मैंने कभी लास्ट ईयर ये बातें समझाई भी थी। हाँ जी हर्षित बताओ, कुछ याद है क्या इस तरह का? यस सर, करवा रखी है। एक टर्न के बाद वो कितना चल लिया इस तरह से, है ना? 2a/3। 2a/3 तो फाइनल आंसर है। मिलने से पहले और एक टर्न पूरा होने तक कितना चलेंगे ये सब बता रखा है। चलो अगर किसी को ये देखना भी हो ना, इसमें मैं जो बताना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हो 2a/3 वो तो ठीक है, वो तो मिलने तक का टोटल डिस्टेंस हो गया। किसी को देखना हो तो यार उसमें देख लेना एक वीडियो लेक्चर, उसमें काफी डिटेल में ये चीज करवाइए। अभी मैं आ रहा हूँ ऑब्जेक्टिव फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 1 पे। सर हाँ इंटीग्रेशन में dx के आगे अगर 1/, कोई इक्वेशन हो तो कैसे होता है सॉल्व नहीं? देखो इंटीग्रेशन में d के आगे कह रहे हो, d के आगे dx के आगे, dx आगे पीछे नहीं आगे। मतलब यहाँ पे कह रहे हो कैसी इक्वेशन, कोई भी कैसी इक्वेशन? 1/, जैसे ax + b या ax² ठीक है। + bx। मान लो ये है, सपोज ये है 1/ax + b का इंटीग्रेशन है। आप इसको कोई भी u मान लो, लेट u = ax + b। क्या है, क्लियर है? यहाँ तो कोई भी नया वेरिएबल। यस सर। यहां से आप du/dx निकालो, du/dx कितना आ गया? a। तो यहां से dx निकाल लो 1/a du। ये तो हम मान के चल रहे हैं ना कि a और b तो कॉन्स्टेंट्स हैं। हाँ ठीक है, अब ये सब कुछ रिप्लेस कर दो तो ये इंटीग्रेशन बन गया ax + b की जगह u 1/u, और उसकी जगह dx की जगह 1/a du। अब 1/a तो बाहर आ गया, और 1/u du, और 1/u होता है ln u, तो ये आ गया 1/a × ln u, और आपने u की वैल्यू वापस से पुट कर दी, तो 1/a × ln मतलब log to the base e ax + b, यानी कि इस चीज का इंटीग्रेशन ये होगा। ठीक है सर। ठीक है, इस तरह से हम ये करते हैं इंटीग्रेशन। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट पे आ जाओ। एक बार एक बच्चे ने पूछा अगर ax² + bx² क्यूब हो तो भी ऐसे ही। देखो चलना तो ऐसे ही होगा, वो इंटीग्रेशन क्या आगे बन पाता है वो देखा जाए। मान लो ax² + b हो, ये हो सपोज, ठीक है, तो ये आपका ये आया, तो ये कितना आ गया 2ax, dy/dx आपका आया 2ax, तो dx आ गया 1/2ax × du, तो 1/2a और x × du। अब यहाँ पे एक x की गड़बड़ है। ऐसे में क्या होता है, इस तरह की चीजों में आपको थोड़ा सा और इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये खाली u के रिस्पेक्ट में नहीं है, यहाँ कौन आगे आ रहा है, एक x आ रहा है ना इसमें। समझ में आ रहा है क्या हायर पावर में क्या होगा? देखो अगर इसमें हायर पावर आती है तो इस dx को रिप्लेस करने में दिक्कत होती है, क्योंकि dx का जब आप रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसमें एक x बचा रह जाता है, तो उस x को दोबारा क्या हुआ, समझ आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? हाँ। अगर हायर पावर है तो इस dx को रिप्लेस करने में दिक्कत होती है इस सब्स्टिट्यूशन से। तो वहां फिर हम मैथ्स में अपने तरीके समझते हैं कि इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन क्या होंगे। मैंने आपको एक बार फिजिक्स में ज्योमेट्री से रिलेट करके इंटीग्रेशन दिखाए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हाँ है ना। तो हम फिजिक्स में तो वही सब लगाएंगे, लेकिन मैथमेटिक्स आपको एब्सोल्यूट सब्स्टिट्यूशन सिखाएगा, कोई ज्योमेट्री नहीं, कुछ नहीं, वो आपको टेक्निक्स बताता है कि भाई ये आए तो ये पुट करना, ये आए तो ये पुट करना। अभी तो आप आए नहीं हो इंटीग्रेशन पे ना, अभी कहाँ, अभी थोड़ी स्टार्ट हुआ होगा इंटीग्रेशन मैथ्स में, नहीं हुआ अभी। हाँ, तो उसमें आप सीखोगे और भी कई इंटीग्रेशन के तरीके। क्लियर है? कई अच्छे अच्छे मेथड भी होते हैं, तो वो हम एज इट इज यहाँ याद नहीं करते हैं कि कैसे क्या करना है। फिजिक्स में जरूरत भी नहीं पड़ेगी उस तरह के इंटीग्रेशन की यहाँ पे। ठीक है, अब मैं ऑब्जेक्टिव फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे आता हूं। किसने पूछा है? थोड़ी देर पहले पूछा था किसी ने। हाँ भाई, कोई है क्या जिसने पूछा है ये ऑब्जेक्टिव फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1?
अर्षित ने पूछा। ठीक है, तो देखिए, अ मोटर कार इज गोइंग टू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये आया। मोटर कार जा रही है नॉर्थ की तरफ, इनिशियल वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ। उसके बाद ये कहता है इट मेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न विदाउट चेंजिंग द स्पीड। अब देखो, ये तो मेरा राइट टर्न है, तो ये मेरा हो गया लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न मतलब वो किधर मुड़ी? वेस्ट। वेस्ट की तरफ मुड़ी, स्पीड चेंज नहीं की है। तो आपसे पूछा है द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार इज, तो आप ये बताओ चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल। चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल। v फाइनल तो यही है, v इनिशियल, तो v इनिशियल का नेगेटिव जब आप बनाओगे तो ये किधर बनेगा? साउथ की तरफ बन जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, और ये आपका बनेगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, यानी कि चेंज जो है वो इधर होगा, चेंज इधर होगा। तो 50-50 का तो हो जाएगा 50 रूट टू, रूट टू 1.4 आप मानोगे तो नियरली 70 किलोमीटर पर आवर, ये नियरली 70 किलोमीटर पर आवर। और डायरेक्शन कौन सी है? बिल्कुल 45 डिग्री पे है, तो आप इसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोल सकते हैं। क्लियर है ये वाला? सर नीचे क्या, नीचे इसलिए दिखा है तो बताने एक बार। नीचे नीचे कहाँ दिखा दी? ये साउथ में, साउथ में, ये नॉर्थ से वेस्ट में वो है ना। ना, आप इधर बताओ वी इनिशियल मेरा किधर है? भाई एक चीज सुनो, मान लो मैं इसको बोल दूं वाई एक्सिस और इसको बोल दूं एक्स एक्सिस, तो वी इनिशियल क्या मैं 50 जे कैप लिख सकता हूं? यस सर। और वी फाइनल में 50 आई कैप लिख सकता हूं? यस सर। तो डेल्टा वी दैट इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दिस इज 50 आई कैप माइनस 50 जे कैप, बन गया। हाँ। तो फिर ये किधर है? ये वेक्टर 50 आई कैप तो इधर और माइनस 50 जे कैप इधर। समझ आया कि नहीं? यस सर। तो चेंज इधर होगा, चाहे इनिशियल वेलोसिटी इधर हो चाहे फाइनल इधर हो, चेंज इधर होगा। क्लियर? तो जो डेल्टा वी वेक्टर आपका बनेगा उसका मोड आ गया 50 रूट टू, रूट टू 1.4 है तो 70 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो डायरेक्शन है बिल्कुल बीचों बीच आ रही है 45 डिग्री पे, तो मैं उसे कह सकता हूं कौन सी डायरेक्शन है? ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो साउथ वेस्ट। क्या ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। देखो एक बार केवीपीवाई पेपर में एक बार क्वेश्चन आया इस तरह से, मैंने शायद आपकी क्लास में एक बार बताए हैं ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट असल में कैसे देखे जाते हैं, बताए तो होंगे कभी? यस सर। कि अगर धरती को गोल मान के बताए तो एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बताया है ना ये सब? ठीक है, तो 11 में बताया होगा, दोबारा बताना एक बार। चलो मुझे यूं बताओ, तो मैं आपसे ही पूछता हूँ फिर, एक जनरल साइंस की बात है जो शायद 5वीं छठी में आ जाती हूँ, 5वीं छठी में। क्या डायरेक्शन हम जानते हैं? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट? हाँ बिल्कुल जानते हैं। कौन सी क्लास में हम ये नाम पढ़ चुके होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट? पता नहीं, फोर्थ फिफ्थ का नहीं, मैं आपको बताऊं, अभी सेकंड क्लास में मेरा बेटा है तो उनको भी ये पढ़ाया गया है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो नाम तो वो भी जानते हैं, हालांकि उन्हें पता हो नहीं पता हो क्या है, लेकिन नाम वो भी जानते हैं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होते हैं, कि ये इस तरह से हैं। तो सुनो, ये हम बहुत पहले से सेकंड थर्ड क्लास में हम ये पढ़ लेते हैं कि ये 4 डायरेक्शंस होती हैं। अब धरती गोल है, मान लो मैं एक सवाल आपसे पूछूं, क्या 2 कंट्रीज में नॉर्थ डायरेक्शन पैरेलल होती है? जैसे इंडिया की बात करूं, जर्मनी की बात करूं, क्या 2 कंट्रीज की नॉर्थ डायरेक्शन पैरेलल होती है कि नहीं? यस सर। बताओ।
एक बार थोड़ा सा ध्यान दो इन चीजों पे यार, यही तो साइंस है। और हम किस न्यूमेरिकल में फंसे रहते हैं। पहली बात, न्यूमेरिकल भी होंगे लेकिन ये चीज तो क्लियर हो ना हमारी। बताओ, आप सोच के बताओ। यस देखो ये हमारी अर्थ है। अर्थ दिख रही है आपको? हाँ ठीक है। ये इस पे बीच में एक सर्कल सा बना हुआ है, बना रखा है, दिख रहा है ये सर्कल सा दिख रहा है ना बीच में? हाँ दिख रहा है। ये कभी बच्चों ने बनाया होगा इक्वेटर। ये इक्वेटर है भाई, ये धरती का इक्वेटर है। अब सुनो, हर्षित भाई का मैसेज आया, सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। यार भाई बाकियों को दिख रहा है क्या सही सही? दिख रहा है। यस सर। ठीक है, तो फिर उनके ही प्रॉब्लम है भाई। तो सुनो, ये हमारा इक्वेटर होता है। हम जानते हैं कि इक्वेटर लार्जेस्ट सर्कल होता है। क्या इंडिया से इक्वेटर पास होता है? यस सर। होता है। अरे नहीं होता, इंडिया थोड़ा ऊपर है। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इंडिया से इक्वेटर पास नहीं होता। थोड़ा सा साइंस की धज्जियां उड़ा रखी हैं बुरी तरह से। इधर देखो अभी। सर एसएस में आती है। अरे तो भाई एसएस कुछ नहीं, ये एसएस साइंस एक ही बात है। और एसएस में आती है तो एसएस में ज्योग्राफी में आती है। ज्योग्राफी तो लगभग साइंस ही होती है, ये सोच के। और फिर एक और चीज है ना, हम कौन सा अभी सुनो, बहुत बारी हम एमएससी वगैरह में नहीं जा चुके हैं। अभी 2-4 साल पहले तक तो चीजें पढ़ते ही रहे हैं, तो इनको देखिए आप ध्यान से। अब मुझे ये बताओ कि एक कंट्री यहाँ है, इंडिया। इंडिया हमारा इधर ही है, नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न साइड और नॉर्दर्न साइड, यहाँ इंडिया है। आप ये बताओ यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन किधर है? अगर ये इंडिया है तो यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन किधर है? ऊपर। ऊपर? ये कह रहे हो ये? नहीं, अर्थ के बीच में ऊपर। मैं समझ नहीं पाया, अर्थ के बीच में ऊपर मतलब? एक बार जो ये लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस डालो, वो एक्सिस ऊपर जहाँ टच कर रहा है उस एरिया। देखो सुन लो, इधर सुनो क्या होता है। देखिए पहली बात तो आप लोगों ने कहा कि दो अलग अलग कंट्रीज में नॉर्थ डायरेक्शन पैरेलल है, तो बिल्कुल नहीं है अगर हम यहां से देखें तो। अब देखिए समझिए इस चीज को। आपको पता है ना धरती का एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, हाँ जिसके अबाउट अर्थ घूमती रहती है। फास्ट घूमती है कि स्लो घूमती है? एक दिन में रोटेशन पूरा होता है। तो बहुत ही स्लो है, एक दिन में केवल 360 डिग्री रोटेशन पूरा होता है। धीरे धीरे अर्थ रोटेट करती है। ठीक है, अब सुनो, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां अर्थ को कट करता है, अर्थ की सरफेस को, उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, अर्थ का नॉर्थ पोल। ठीक है, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? अर्थ का साउथ पोल। साउथ पोल। अब देखो अर्थ पे यहाँ कहीं कुछ लेटीट्यूड पे, ये एंगल लेटीट्यूड एंगल होता है, कुछ लेटीट्यूड पे आके इंडिया है, मान लो यहाँ इंडिया है। अब इंडिया में नॉर्थ डायरेक्शन कैसे बनाई जाती है उसका तरीका सुनिए। आप सबसे पहले जिस भी जगह खड़े हैं वहां से नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ को ज्वाइन कर दो थ्रू द शॉर्टेस्ट कर्व। नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ को तो आप घूम के भी जा सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं। थ्रू द शॉर्टेस्ट कर्व आप ज्वाइन करेंगे तो बताओ क्या ये कर्व बनी कि नहीं? शॉर्टेस्ट कर्व। यस सर। ठीक है, और इस शॉर्टेस्ट कर्व पे एक टेंजेंट डाल दीजिए। यहाँ इस शॉर्टेस्ट कर्व पे एक टेंजेंट डाल दीजिए। दिस इज द हॉरिजॉन्टल नॉर्थ डायरेक्शन एट दिस प्लेस। ये इस जगह की हॉरिजॉन्टल नॉर्थ डायरेक्शन होती है। बताओ ये नॉर्थ डायरेक्शन समझ आई किसी एक कंट्री में कैसे निकाली जाती है? यस सर। अब अगर इधर कोई कंट्री है तो क्या उसकी नॉर्थ अलग नहीं मिलेगी इससे? मिलेगी। समझ रहे हो? यहाँ कोई कंट्री है उसका नॉर्थ ऐसे मिलेगा यूं, तो सबकी नॉर्थ डायरेक्शन अलग अलग से मिलेंगी, तो ये नॉर्थ हो गया। अब साउथ डायरेक्शन जो होती है वो बिल्कुल इसके अपोजिट, बिल्कुल इसके अपोजिट, ये आपकी होगी साउथ डायरेक्शन। ईस्ट किधर होती है? ईस्ट। अगर मैं नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा हूं तो मेरे राइट की तरफ ईस्ट है कि मेरे वेस्ट की, मेरे लेफ्ट की तरफ ईस्ट? राइट की तरफ, राइट की तरफ। तो आप राइट की तरफ। नॉर्थ से 90 डिग्री राइट की तरफ टर्न कर जाएं।
नॉर्थ से आप 90 डिग्री राइट की तरफ टर्न कर जाएं तो ये कौन सी डायरेक्शन आई? ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट। और नॉर्थ से 90 डिग्री लेफ्ट की तरफ टर्न कर जाएं तो भाई ये कौन सी डायरेक्शन होगी? वेस्ट। वेस्ट डायरेक्शन। ये किसी भी जगह एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बना है, किसी भी कंट्री का ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बना है इस तरह से। समझ आ रहा है क्या? पहले तो ये बताओ, ठीक है। अब यहां अगर कोई इंसान खड़ा है तो ऐसे खड़ा होगा, तो दरअसल ये डायरेक्शन अर्थ के सेंटर से ज्वाइन करो तो ये वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन होगी। वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन अगर मैं दिखाऊं, ये तो इसका बना हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये तो इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन बना। अब ये जो डायरेक्शन बनेगी, दिस इज द वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन। समझ आ गया ना ये डायरेक्शंस तो कैसे देखते हैं? यस सर। ठीक है। अब जो आपका ये केवीपीवाई का पेपर होता है, दिया था आप लोगों ने किसी ने? यस। तो एक बार, ईयर तो मुझे ध्यान नहीं है कौन से ईयर में, एक कुछ साल पहले एक क्वेश्चन आया था कि फिजिक्स वाले पार्ट में अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ को एक्सटेंड कर दें स्पेस में, अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ को एक्सटेंड कर दें स्पेस में, तो वो कहां से पास होगा? पहला ऑप्शन मून के पास से पास होगा, दूसरा सन के पास से पास होगा, मतलब मून की तरफ जाएगा वो, सन की तरफ जाएगा। एक ऑप्शन था जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबके सेंटर ऑफ मास की तरफ जाएगा, और चौथा ऑप्शन था पोल स्टार की तरफ जाएगा। पोल स्टार की तरफ। पता है कि नहीं पता है बताओ? पता है सर। ठीक है, ये पोल स्टार की तरफ जाता है। इधर जहां भी है, इधर हमारा पोल स्टार है जिसको ध्रुव तारा हम बोलते हैं। केवीपीआई का क्वेश्चन था ये? केवीपीआई का था ये। आपने कहाँ देखा था ये सवाल? सवाल तो नहीं सर, पर ये तो पता है पोल स्टार नॉर्थ में है और स्टेशनरी है। हाँ, तो ये केवीपीआई में आया था ये वाला सवाल। तो भाई क्या, मुझे एक बात बताओ, क्या ये डायरेक्शंस आज आपको पहली बार बनानी आई है क्या? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किसी भी जगह पे? थोड़ा बहुत आइडिया था। चलो कोई नहीं, ठीक है, लेकिन आगे से अब भूलना मत इन चीज़ों को। जैसे फॉर एग्जांपल कभी जैसे 12th में एक क्वेश्चन आ जाए, आपने पढ़ा है 10th में भी कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑन अर्थ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग पॉइंट करता है, पढ़ा है ना? यस सर। तो अब अगर वो सवाल ऐसा डायग्राम बन के आ जाए, 4 ऑप्शंस में ऐसे डायग्राम दे रखे हो, ये नॉर्थ साउथ आपको नहीं दिखा रखा, बस एक आदमी यहाँ दिखा रखा है और बोला है कि भाई ये मैग्नेट को सस्पेंड करता है, ये आदमी भी हटाओ, यहाँ मैग्नेट सस्पेंड कर दे, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी ना वो ऐसे होगी, ऐसे होगी, वो नॉर्थ और साउथ के पैरेलल। और नॉर्थ की तरफ कौन सा पोल जाता है? साउथ पोल। रे डायरेक्शन वाइज बात करें, जो पोल अर्थ के नॉर्थ की तरफ जाता है उसका नाम ही रखा गया था नॉर्थ पोल, और जो पोल अर्थ की साउथ डायरेक्शन की तरफ जाता है उसका नाम ही रखा गया था साउथ पोल। हम 10th क्लास में जो पढ़ के आते हैं कि नॉर्थ की तरफ साउथ, हो तो वो होता है कि अपोजिट पोल दो मैग्नेट के आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अगर दो मैग्नेट को आपस में रखा जाए तो नॉर्थ की तरफ साउथ पोल जाएगा, लेकिन ये तो अर्थ की डायरेक्शन है, तो इनके अकॉर्डिंग नाम कैसे बने थे? वो पोल जो अर्थ के नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है उसे नॉर्थ पोल बोला गया, और जो अर्थ के साउथ की तरफ पॉइंट करता है उसे बोला गया साउथ पोल। समझ आया? यस सर। ठीक है। ये सर कुछ ऐसा भी शायद पढ़ा था कि नॉर्थ जो वो साउथ की तरफ जाता है, ऐसा भी कुछ था, पढ़ा तो था ना, अगर पढ़ा था तो गलत पढ़ा था। अब सुनो, ये मिसकॉन्सेप्शंस हैं कई जगह, कुछ हम गलत पढ़ लेते हैं, कहीं से चीजें मिसकॉन्सेप्शंस हैं, खासकर इन चीजों में। ये तो मैंने बहुत बार बहुत से बच्चों का देखा है, 10th करके आते हैं और वो ये गलत बता रहे होते हैं, सारे नहीं, आधे तो सही भी बताते हैं, लेकिन कई मतलब गलत ही पढ़ जाते हैं कहीं से, या हो सकता है किसी बुक में गलत लिखा हो या उन्होंने गलत मतलब ले लिया हो। इस तरह से हम ये सोचते हैं कि नॉर्थ पोल साउथ की तरफ जाता है। हाँ ठीक है, एक मैग्नेट के साउथ की तरफ जाता है, लेकिन उनके नाम नॉर्थ और साउथ क्यों रखे गए थे? धरती पे फ्रीली सस्पेंड करने पे एक मैग्नेट अपने आप एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, और उसका एक पोल अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था उस कंट्री पे, और एक साउथ डायरेक्शन में जा रहा था। तो जो पोल अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था उसी का नाम क्या रखा गया? नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। और जो अर्थ के साउथ सर कुछ डायरेक्शन में ऐसा पढ़ा था कि
जैसे अर्थ है ना, हाँ। अर्थ के अंदर भी कोई मैग्नेटिक टाइप था कुछ, अच्छा, उसका अर्थ के नॉर्थ की तरफ उसका साउथ पोल था, ऐसा कुछ था। हाँ ठीक है, वो एक अलग चीज है, वो मैं बताता हूँ। वो ये था कि वो एक एज्यूम्ड डाइपोल है कि धरती जिस तरह से मैग्नेटिक की तरह बिहेव करती है, धरती जिस तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो ऐसा माना जाता है, माना जा सकता है कि धरती के बीचों बीच एक बड़ा सा मैग्नेट दबा है। उसका एक पोल इधर है, इधर वाला जो पोल है वो नॉर्थ कनाडा में है, इधर वाला जो पोल है वो नॉर्थ कनाडा में है, और एक पोल शरीर से इधर। तिरछी होती है एक्सिस के ना 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 ना, तिरछा पहलू होता है, होती है। तिरछा है, तिरछा है, थोड़ा सा तिरछा है। इधर वाला जो पोल है वो एंटार्क्टिका में है। जो एज्यूम्ड मैग्नेट है धरती के अंदर, अब खोद के निकालने मतलब जाना आज ही लग जाओ भाई, मैं तो पेपर बाद में दूंगा, मैग्नेट निकालू पहले, ये तो एक अजम्पशन है। तो उसका जो नीचे वाला ये पोल है एंटार्क्टिका में है, और ऊपर वाला पोल नॉर्थ कनाडा में। आजकल ये बहुत ही स्लोली घूमता रहता है, बहुत ही स्लोली, मतलब कई कई सालों में ये थोड़ा थोड़ा चेंज होता है इस तरह से। सुना तो मुझे भी है। क्या फिर क्या घूमता है? ये जो जिसकी डायरेक्शन, सुनो, ये जो एज्यूम्ड मैग्नेट है ना, जो धरती के अंदर एक एज्यूम्ड मैग्नेट है, मतलब धरती ने अपना मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से फैला रखा है जैसे उसके अंदर एक मैग्नेट दबा हो। तो ये जो एज्यूम्ड मैग्नेट है नहीं कोई मैग्नेट, लेकिन ये एक अजम्पशन है कि इसके कारण भी उतना ही फील्ड आएगा, तो वो स्लोली रोटेट करता रहता है। आजकल उसकी डायरेक्शन नॉर्थ साउथ से थोड़ा सा तिरछी है, थोड़ा सा तिरछी है। लगभग 10 साल में नोटिसेबल चेंज होते हैं, थोड़ा बहुत महसूस होता है। तो आजकल ये चल रहा है नॉर्थ कनाडा में इधर वाला पोल और एंटार्क्टिका में इधर वाला पोल। अब वैसे तो जो पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ है उसका नाम नॉर्थ मैग्नेटिक पोल ही रखा गया है, लेकिन इसका बिहेवियर कैसे पोल की तरह होता है, मैग्नेट के साउथ साउथ पोल पोल की की तरह। तरह। और जो एंटार्क्टिका साइड है उसको बोला तो साउथ पोल ही जाता है, लेकिन उसका बिहेवियर कैसे पोल की तरह होता है, नॉर्थ पोल शरीर की जो तरह। एज्यूम कर रखा है तो फिर रोटेट कैसे कर रहा है? अरे ये मुझे लगता है कि हम वैसे तो अभी जा रहे हैं फालतू में इस चैप्टर में, अर्थ मैग्नेटिज्म आएगा हमारा, वहां पढ़ेंगे हम, फिर भी मैं बता देता हूँ। एज्यूम कर रखा है किस वजह से, धरती के मैग्नेटिक फील्ड का आज तक रीजन नहीं पता क्यों है, आज तक रीजन नहीं पता। प्रोबेबल कॉजेज हैं, संभावित कारण, कि भाई धरती घूम रही है उस वजह से आइंस घूम रहे होंगे, ये सब कारण है, प्रोबेबल कॉजेज हैं। लेकिन जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ये मैग्नेट बनाया जा रहा है। तो ये तो कहते हैं ये तो पूरा 360 डिग्री से घूम जाएगा कुछ सालों में, कई सालों में, पिछले पता नहीं कितने बिलियन ईयर्स में कई बार अपनी डायरेक्शन बदल चुका है। लेकिन जब तक आप और हम जीवित रहेंगे तब तक ये इतनी जल्दी डायरेक्शन नहीं चेंज करने वाला है, 10 साल में थोड़ा सा नोटिसेबल चेंज होता है, इस तरह का है। लेकिन अब एक चीज सुनो, इससे एक बात पता लग रही है कि ये हम इस चैप्टर से भी आगे जा रहे हैं। ये जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, जियोमैग्नेटिज्म। सर तो जो ये मैग्नेट घूम रही है हाँ, ऐसा लटकाने से, ये जो एज्यूम्ड मैग्नेट इसकी वजह से है या साउथ पोल नॉर्थ पोल की वजह से? ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से होगा। क्या क्या कह रहे हो, ये जो इसकी बात कर रहे हो लटकाने वाली मैग्नेट? हाँ, ये जो एज्यूम की हुई मैग्नेट इसकी वजह से है ना, इसकी डायरेक्शन तो। हाँ, ये जो है ना, ये अर्थ के फील्ड के कारण ऐसी डायरेक्शन है, अर्थ के फील्ड के कारण। और अर्थ का फील्ड अर्थ के कारण है, उसको सिंप्लीफाई बनाने के लिए हमने एज्यूम कर रखा है कि अंदर कोई मैग्नेट रखा हुआ है, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है वो इसकी वजह से है। और अब अगर आप दो मैग्नेट को देखते हो तो एक मैग्नेट का नॉर्थ दूसरे मैग्नेट के किसकी तरफ जाएगा, साउथ की तरफ। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, यहाँ मैं इस पे आ रहा था, देखो ये कितनी इंटरेस्टिंग ब्रांच है, जियोमैग्नेटिज्म। आज हमने जस्ट एक हल्का सा जिक्र किया तो आप लोग इतना इंटरेस्ट लेने लगे। और आप तो यार नॉन मेडिकल के छात्र हो, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो, पूरा मौका रहेगा आपके पास। आप लोग अगर ये वाली लाइन में पढ़ाई करना चाहो आगे, थोड़ा सा मैं बोलूं 2-4 मिनट इसके बारे में। सर बोलो। सुनो, सबसे पहला ऑप्शन होता है आपके पास कि आप 12th के बाद अगर आप IIT JEE क्लियर करते हो तो आप बीटेक के दौरान ही ऐसी ब्रांच ले सकते हो। बीटेक के दौरान ही, हमारा एक थे यहीं से स्टूडेंट, कनीना के पास ही गांव है, और वो शायद सूरत स्कूल में पढ़ा था उस समय, कई साल हो गए तो 4-5 साल, खरखड़ाबाद से था वो लड़का। तो उसने 12th क्लियर करते ही, 12th के साथ ही अपना JEE वाला एग्जाम क्लियर किया और उसको IIT रुड़की में
ये जियोमैग्नेटिज्म वाली ब्रांच मिली। तो जब कभी उससे बात हुई है बाद में, कभी वो मिला है, तो बताता है, बोले सर बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है। कारण बोले कि आधे से ज्यादा कोर्स प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल भी यूनिवर्सिटी में रह के नहीं, कॉलेज आईआईटी कॉलेज में रह के नहीं। रुड़की आपको पता है उत्तराखंड में है, पता है ना, ये पहाड़ों में है। तो वो लोग काफी ज्यादा पहाड़ों में ही, मतलब ये लगा लो उनके प्रैक्टिकल्स चलते रहते हैं। तो इस वजह से भी ऐसा कोर्स बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि अगर 5 महीने का कोई सेमेस्टर है तो 2.5 महीने वो बाहर निकाल रहे हैं, बाहर कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस तरह का ये कोर्स है। अच्छा, एक और मैं आपको बताऊं, अगर मान लो आप बीटेक में नहीं जाते हो, आप बीएससी करते हो, तो उसके बाद बच्चे आईआईटी जेईई का पेपर देते हैं एमएससी करने के लिए। तो एक स्टूडेंट थी आपके आरपीएस की ही पास आउट पहले की, तो काफ़ी समय हो गया अब तो उन्होंने बीटेक तो की डीयू के किसी कॉलेज से, बीटेक नहीं बीएससी, और उसके बाद जेईई के थ्रू उन्हें आईआईटी बॉम्बे मिला। आईआईटी बॉम्बे शायद आप मानते होंगे कि आज के टाइम सबसे अच्छा कॉलेज चल रहा है इंडिया में इंजीनियरिंग में, यस सर। है ना। तो उन्होंने आईआईटी बॉम्बे चूज किया फॉर एमएससी कम पीएचडी, एमएससी पीएचडी कोर्स के लिए, किसमें, जियोमैग्नेटिज्म में। तो वो भी यही कह रही थी कि पूजा नाम था उस लड़की का, तो वो भी यही बता रही थी, बोले सर जैसे मुंबई में पहाड़ तो नहीं लेकिन समुद्र है बहुत ज्यादा, सी शोर ही है वो पूरा, है ना। तो वो वहां पे यूं लगा लो कि आधा कोर्स उन्होंने वहीं पे सी बीचेस पे किया है, कि क्या है, किस तरह से कलेक्शन किया और इस तरह का। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग कोर्स है, और नॉन मेडिकल वालों के लिए तो खासकर। और आज वो लड़की तो ऑफिसर है, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ऑफिसर है जियोमैग्नेटिज्म डिपार्टमेंट में, आंध्र प्रदेश साइड। तो एक बड़े बेहतरीन कोर्स है अगर आप इनमें इतना इंटरेस्ट बनता है आपका तो। लेकिन उसके लिए एक तो थोड़े अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, प्लस अलग से ये अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, अभी तो जितना 12th में आए उतना पढ़ो, बाद में आपको मौका मिलेगा। लेकिन अपना जेई के लिए जी जान लगा दो। आप आईआईटी जेई के थ्रू भी वो एमएससी वाला कोर्स ले सकते हो 5 साल का। किसी को बीटेक ना करनी हो, बीटेक में इंटरेस्ट ना हो मान लो किसी बच्चे का, तो 5 साल वाला एमएससी कोर्स सीधा इकट्ठा ले सकता है वहां से। ठीक है, चलिए चलो मैं कुछ और आगे बढ़े, हटाएं इस काम को। यस सर। ठीक है, कुछ तो ज्ञान की बातें सीखी होंगी इसमें, इस डिस्कशन में। हाँ अब एक चीज सुनो, आपके क्या, जैसे मैंने तो शायद, मुझे लगता है आपकी क्लास में तो पहली बार डिस्कस किया ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। यस सर। तो अब आपके घर में अगर छोटे भाई बहन छोटी क्लास में हो, मतलब 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं किसी भी क्लास में, तो डायरेक्शंस तो उन्हें भी पता होती हैं, उन्हें भी पता होता है कि अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है। कम से कम अपने छोटे भाई बहनों को जरूर सिखाना है, बिकॉज ये चीज गलती वही हो रही है ना कि छोटी क्लासेस में सिखाई नहीं जा रही है ढंग से, और हम यूं ही रट के बैठे रहते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो पता तो हो कि भाई किधर क्या डायरेक्शन है क्या नहीं है। ठीक है, एक बार उन्हें कोशिश करना उन्हें बताने की, ताकि वो भी क्लियर हो, और आगे आगे फिर मतलब ये चीज सबको ही क्लियर होती चलेगी अगर आप लोग भी ऐसे करेंगे तो। ठीक है, चलिए आगे और डाउट बताओ आपका इसमें। किए भी हैं कि नहीं बताओ एक बार, ये तो बता दो मुझे। हाँ भाई, कोई है क्या डाउट कोई? सर ये मैंने सीबीएसई सैंपल पेपर है ना, उससे थोड़े किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अच्छा, नहीं जी। चलो कोई बात नहीं, आपका कहीं से कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। बाकी मैं आपसे ये कहूंगा कि एक बार हमें बस केवल 3 चीजें कर लेनी चाहिए। केवल 3 चीजें क्या, आप लोगों ने +1 में नहीं की ना ये एनसीईआरटी? कुछ नहीं किया +1 ठीक है, नहीं कुछ नहीं किया वो तो एक अलग चीज है, इसका मतलब एनसीईआरटी में नहीं की। एचसीवी फर्स्ट, +2 की एनसीईआरटी, एचसीवी सेकंड, और इनके अलावा बस केवल और केवल मोर देन सफिशिएंट काम रहेगा प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई क्वेश्चंस। अब यूं तो बनाने को भाई बहुत खतरनाक खतरनाक किताबें भी बना रखी होंगी, बड़े अच्छे अच्छे सवाल भी होंगे, अरे इतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। पेपर तो आपका इनसे बड़े अच्छे से आप कवर कर लोगे अगर आप ये चीजें करके गए। कई बच्चे सोचते हैं यार एचसीवी तो पुरानी बुक होगी, अरे पुरानी नहीं, पुराने का मतलब नहीं है ना, ये इतनी अच्छे से बुक लिखी गई है कि
आज भी पुरानी उनके लिए होगी जिन्होंने कर रखी है, जो टीचर्स हैं उनके लिए पुरानी होगी, या कोई बच्चे जो अभी सेलेक्ट होके गए उनके लिए पुरानी होगी। आपके लिए तो ये नई बुक है, कॉन्सेप्ट फिजिक्स के बदलते नहीं है। तो वैसे एचसीवी से भी ज्यादा कॉन्सेप्ट इसमें दे रखे हैं, एचसीवी से भी ज्यादा कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें तो पूरी टीम ने लिखी है वो बातें, भाई क्या है क्या नहीं है, पूरी टीम ने। तो आप एटलीस्ट ये पार्ट में कहूंगा 1 और 2 का अच्छे से कवर कीजिए, और साथ साथ जो चैप्टर होता चले उसके प्रीवियस ईयर आईआईटी क्वेश्चंस कीजिए। एक तो लिमिटेड मैटर आपके पास होगा ना, तो आपका करने का मन करेगा, प्लस कंप्लीट करो, इसको छोड़ो मत कि भाई जो अच्छे अच्छे आसान आसान सवाल कर लिए, कुछ और मुश्किल आए छोड़ दिए, फिर किसी दूसरी बुक पे लग गए, ऐसे नहीं, इसको कंप्लीट कीजिए आप। अभी भी मैं कहता हूं आपका टेस्ट, सुनो, आपका टेस्ट तो अभी मंडे को है ना? हाँ तो आप कम से कम उससे पहले इस टेस्ट में जो आ रहा है ना, उसके ये 3 काम कर लो, ये 3 काम। एनसीईआरटी आपने आज तक भी नहीं उठाई होगी +1 की, एचसीवी पार्ट फर्स्ट से कुछ चैप्टर्स, और इन्हीं के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आईआईटी के, बस और कुछ नहीं, पर पहले ये 2 काम करो और फिर उसके बाद ये। सर एक क्वेश्चन भेजा वो बताना। अरे अब कहाँ भेजा है, किस पे, व्हाट्सएप पे? हाँ 1 मिनट रुको। A ball is thrown upward with an initial velocity v0 from the surface of Earth. The motion of the ball is affected by a drag force equal to m gamma v square, where m is the mass, v is the instantaneous velocity, and gamma is a constant. Time taken by the ball to raise to its zenith is, ये अपने हाईएस्ट पॉइंट तक कितनी देर में पहुंचेगी, ये आपको बताना है। इसमें कैसे होगा, देखिए इस सवाल में क्या कुछ दिया गया है, सुनो। इसमें यह दिया गया है कि भाई जो बॉल है वो एक बॉल अरे 1 मिनट, स्क्रीन दिख रही है ना आपको, विजिबल है कि नहीं? हाँ जी, देखिए मुझे लग रहा है कि ये तो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है दोबारा से। चलिए मैं एक बार दोबारा रिकनेक्ट करके फिर आपका सवाल आपको बताता हूँ।